हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, राकेश झुनझुनवाला को जिन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है, ये स्टॉक मार्केट में किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कम नहीं है। स्थिति ऐसी है कि जिस स्टॉक का नाम ले सारी दुनिया उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन लोग इन्हें बिग बुल, शेयर मार्केट का बेताज बादशाह, ट्रू विजनरी जैसे नामों से जानते हैं। इनकी 5000 से 5000 करोड़ की जर्नी आप सभी जानते होंगे। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मेरे अंदर शुरू दिन से एक गंदी आदत है, वो है किसी भी चीज़ की डीप एनालिसिस करने की, उसको जानना, उसको समझना। मैं कभी भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करता। एज अ इन्वेस्टर मैंने राकेश झुनझुनवाला जी से बहुत कुछ सीखा है, बट एज अ इन्वेस्टर जब मैं इनकी जर्नी पर नज़र डालता हूँ तो बहुत सारी मिस्ट्री निकल कर आती है, जिसको आप राज कह सकते हैं, जो कोई नहीं जानता, ना कोई लिखता। और मेरा मानना है कि जब हम इनको इतना फॉलो करते हैं तो कुछ इनके राज को, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं, वो भी जानना जरूरी है, जिससे दिमाग की बत्ती तो जले। तो काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी सोच विचार के बाद ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, सवाल करने पर मजबूर कर देगा। तो क्या आप रेडी हैं वो राज जानने को? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड, आप पैसे कमा सकेंगे। और साथ में ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं, आपको भी फायदा होगा। राकेश झुनझुनवाला ने कॉलेज टाइम से ही स्टॉक मार्केट में पैर रखना शुरू कर दिया था। कॉलेज के बाद इन्होंने चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री होल्ड की और अकाउंटेंट बनने के बजाय स्टॉक ब्रोकर चुना। यहीं से स्टॉक मार्केट में इनका सफ़र शुरू हुआ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ध्यान देने की ये है कि उनके कैरियर की शुरुआत एज अ ट्रेडर हुई थी, ना कि एज अ इन्वेस्टर। इन्होंने अपना लंबा समय ट्रेडिंग में दिया है, जिससे वेल्थ क्रिएट कर सके। ये लाइन आगे कई जगह काम आएगी आपके लाइफ में भी, इसको ध्यान रखिएगा। राकेश जी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उनके फादर से ही उन्हें स्टॉक मार्केट की लत लगी, लेकिन जब इन्वेस्ट करने की बात आई तो उनके फादर ने कैपिटल देने से मना कर दिया, साथ ही किसी से उधार लेने से भी मना कर दिया। लेकिन अब राकेश जी को तो भूत चढ़ चुका था, इन्वेस्ट करना था, चाहे जैसे भी करें। तो 1986 में इन्होंने अपने भाई के क्लाइंट से 18% ब्याज पर पैसे उधार लिए। ध्यान से, 18% ब्याज कम नहीं होता है। और अगर कोई आदमी 18% ब्याज पे पैसा ले रहा है तो ये बहुत गट्स की बात होती है, वो भी एज अ बिगिनर के तौर पे। अगर आप मार्केट में शुरुआत करना चाह रहे हो तो कुछ तो बात है जो आप 18% पे ब्याज उठाओगे। और टाटा टी के 5000 शेयर खरीदे। ये इन्वेस्टमेंट इनके लाइफ की पहली सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी और गेम चेंजर भी। यहीं से इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। इन्वेस्टमेंट के मात्र 3 महीने बाद स्टॉक के प्राइस 133 हो गए और इन्हें इस शेयर की मदद से 20 से 25 लाख रुपए कमाए। मतलब पहले ही बॉल पर छक्का। लेकिन सोचने वाली बात है कि 18% ब्याज पे उधार लेकर एक शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? अगर आप खुद को उस जगह पे रखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये करना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी ने कहा, जबकि उन्होंने खुद के इंटरव्यू में ये भी कहा है कि कभी उधार लेकर या जेब खाली करके इन्वेस्टमेंट ना करें। तो ये पर्सनल चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि कहने में आप कुछ कह रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया। प्लस शुरुआत हम आते हैं तो हौले हौले करते हैं, बट शुरुआत में ही आया, इंटरेस्ट पे भी पैसा लिया, पूरा रिस्क गेम प्ले किया, ये थोड़ा सा अजीब था। आप सोचिए कि क्या आप पैसे इंटरेस्ट पर लेकर एज अ बिगनर इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट गेम हुआ सीसा गोवा। 1980s की बात है, ये 80s में चले चलते हैं। सीसा गोवा, वहाँ वो ट्रेडिंग कर रहा था डिस्काउंटेड प्राइस पर 24 to 25 रुपीज़, बिकॉज वहाँ पे डिप्रेशन था आयरन और इंडस्ट्री में। लेकिन झुनझुनवाला जी को एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी दिखती है अंडर वैल्यूड स्टॉक में, और वो इन्वेस्ट करते हैं 1 करोड़ रुपए, जिससे उन्हें 400 से 500% का प्रॉफिट मिलता है। और ये कहानी होती है 1989 में। अगेन सवाल ये, किसी भी अमीर फैमिली से ये बिलोंग नहीं करते थे।
इन्होंने शुरुआत पर इंटरेस्ट पर पैसे लिए। इंसान रिस्क भी लेता है तो लिमिट में लेता है, बट यहाँ तो सब कुछ अनएक्सपेक्टेड चल रहा है कि एक गलती और इंसान सिर्फ डूबे नहीं बल्कि रोड पे आ जाए, जो एक प्रूफ के साथ है। तो क्या आप ऐसा रिस्क लेंगे? अगेन ये एक दूसरी मिस्ट्री है जो मुझे समझ में नहीं आई कि क्या है, क्यों है, कहीं से खबर है, क्या है, कौन बता सकता है? कोई तो बताए, लेकिन आज तक कोई नहीं बता पाया। इनकी मोस्टली इन्वेस्टमेंट आप देखिए तो ऐसी है जहां लोगों को उस स्टॉक से ग्रोथ की उम्मीद नहीं थी, वहां पर इन्होंने लोअर प्राइस में हाथ डाला और उसके बाद वो स्टॉक रॉकेट हुआ। जैसे एक और बेस्ट एग्जांपल देता हूं, 2002 इन्होंने क्राइसिल में पैसे लगाए, जब ये 200 रुपए पे था, उसके बाद हाई कितना लगा, 1600 रुपीज। ऐसे ही कुछ 2003 के पास हुआ था, इन्होंने टाइटन कंपनी में करोड़ों के शेयर 4.5 रुपीज़ के प्राइस से खरीदे थे, कुछ ही महीने में इसकी कीमत 350 के ऊपर हो गई। इसके ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को देखकर लोग इन्हें बिग बुल कहने लगे। इनके इन्वेस्टमेंट पाने के लिए लोग तरसने लग गए। न्यूज चैनल, मीडिया हाउस अपनी टीआरपी के लिए, इंटरव्यू के लिए इन्हें लाखों करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन सवाल यही उठता है, एज अ इन्वेस्टर मैं इस जब पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करता हूं तो ये नॉर्मल नहीं महसूस होता है। स्मॉल शेयर्स में करोड़ों लगाना, कुछ ही महीनों में उनका रेट बढ़ना नॉर्मल नहीं है। एज अ बिगनर की इनकी शुरुआत कह रहा हूं, अब तो इन कुछ भी पॉसिबल है, मैं इनके शुरू की जर्नी के हिसाब से कह रहा हूं। क्या आप समझ पा रहे हैं? और क्या आपको भी मन में सवाल आ रहा है कि नहीं, एज अ बिगनर के तौर पे ये अपने आप में कुछ अलग है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज राकेश झुनझुनवाला जी की 29 शेयर में बड़ी हिस्सेदारी है। अगर मौजूदा स्टॉक मार्केट के प्राइस के हिसाब से देखें तो इनकी वैल्यू करीब 4500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। और इनके पोर्टफोलियो में टाइटन, ल्यूपिन, क्राइसिल, रैलीज इंडिया, डेल्टा कॉप, एपटेक, जियोमेट्रिक, एनसीसी, प्राज इंडस्ट्री, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, स्कॉट जैसी अच्छी कंपनियां हैं। अभी एक हाल की घटना पे भी नज़र डालते हैं। राकेश झुनझुनवाला जी पर एपटेक में इनसाइडर ट्रेडिंग का एलिगेशन लगा था, राइट। अब इनमें से गलत ट्रेडिंग का आरोप लगा। उसमें कुछ दिन बाद न्यूज़ आती है कि 1.5 लाख रुपए देकर इन्होंने सेबी से सेटल किया, जो अपडेट हमने किया था। इस मुद्दे पर क्या हुआ, केस क्लोज हुआ, मीडिया पूरी शांत थी। किसी भी कोई भी खराब न्यूज़ इंटरनेट मीडिया पे नहीं थी अपने आप में चौंकाने वाला। जो मीडिया राकेश झुनझुनवाला जी को अपने चैनल पे दिखाना चाहता है, हर समय उनके बारे में लिखना चाहता है, बट इस खबर पे कभी भी इन लोगों ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। जबकि मीडिया हाउस हमेशा टीका टिप्पणी करने के लिए मास्टर जाना जाता है। ना भी कुछ होना तो बाल की खाल निकालने में मीडिया हासिल रहता है, और वहां पर मीडिया कहता है सोर्स के द्वारा खबर, और उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन यहां पर सोर्स भी इनके खामोश हो गए। मैं बस ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझे अजीब लगे, कुछ ऐसी चीजें तो मैंने सीखा भी बहुत है, बट जो अजीब लगा मुझे लगता है शेयर भी करना चाहिए, हम लोगों के दिमाग में आना भी चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की। अब क्या आपके दिमाग में भी कभी ये सवाल आए थे जो आपने हिम्मत नहीं की थी पूछने की, या बस खामोश रह गए थे? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। या कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी, कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो आपने पढ़ा हो, जो मैं नहीं पढ़ पाया हूं, तो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दीजिएगा, जिससे कि मैं और जान सकूं और समझ सकूं। कैसी लगी एक छोटी सी कोशिश, जरूर बताइएगा, और लाइक कमेंट शेयर देके प्यार देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।